अरे रवीश भाई। हाँ दानी भाई। रवीश भाई, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अरे दानी भाई, ज़्यादा जलाओगे, घंटों मोटर चला के नहाओगे तो बिल ज़्यादा आएगा नहीं। पर रवीश भाई, कम जलाने पे भी ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है? अच्छा, महंगी हो गई होगी बिजली। क्या महंगा नहीं है दानी भाई? बोलो। अरे दानी भाई, स्क्रिप्ट सही से तुमने लग रहा है नाटक की पढ़ी नहीं है। इसको फिर से अच्छे से तैयार करके और अच्छे से बोलो। कट, एक्शन स्टार्ट। रवीश भाई, बिजली बहुत महंगी हो गई है। अरे दानी भाई, क्या महंगा क्या नहीं है? दानी भाई, हर चीज़ तो महंगी है तो बिजली भी महंगी है। रवीश भाई, बिजली क्यों महंगी है ये बताओ। अरे भाई, बिजली कोयले से बनती है, कोयला महंगा है। अच्छा, कोयला क्यों महंगा है? कोयला इसलिए महंगा है कि जिस कंपनी ने कोयला खरीदा उसने महंगा खरीदा। अरे रवीश भाई, कंपनी ने कोयला क्यों महंगा खरीदा? अरे दानी भाई, उसने जिस दूसरी कंपनी से खरीदा उसने उसको महंगा दिया होगा। रवीश भाई, वो कंपनियां कहाँ हैं? वो कंपनी तो विदेश के बाहर है और उसने भी शायद दूसरी कंपनियों से ख़रीदा होगा, उन्हें भी महंगा मिला होगा, इसलिए कोयला महंगा है। अच्छा रवीश भाई, क्या ये सब कंपनियां की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट जहां विदेश में कोयला हो रहा है वहीं से हमारी कंपनी खरीद लेती। वैसे रवीश भाई, ये जो बीच वाली कंपनियां हैं विदेश वाली, ये कहाँ हैं? क्या उसी देश में है जहाँ से कोयला आ रहा है? दानी भाई, नहीं नहीं, वहाँ से नहीं, ये बीच में होंगी, कहीं गल्फ में है, कहीं ताइवान में, कहीं सिंगापुर। रवीश कुमार ऑफिशियल में मैंने सुना था, वो एफटी की रिपोर्ट, कैवन की रिपोर्ट, ना जाने कहाँ कहाँ रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहाँ कहाँ की रिपोर्टों की बात कर रहे थे। जितना समझ पाया मैं बता रहा हूँ। रवीश भाई, तो हमारी कंपनी अगर डायरेक्ट शायद इंडोनेशिया, हाँ याद आया, मैंने भी वहीं पढ़ा, इंडोनेशिया से डायरेक्ट कोयला खरीद लेती तो कम से कम हमें तो बिजली सस्ती मिलती। कर लो दानी भाई। अरे दानी भाई, तुम भले ही महंगी बिजली पैसा दे रहे हो, पर तुम जो पैसा महंगा बिजली का बिल दे रहे हो उससे न सोचो तुमने कितनी कंपनियां देश में नहीं विदेश में भी खोल दी हैं। लोग यहाँ रोजगार नहीं दे पाते हैं, सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं विश्व लेवल पर, और यहाँ आम आदमी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दे रहा है कि विश्व लेवल पर। सोचो, गर्व करो अपनी बात में। क्या रवीश भाई, मजाक कर रहे हो? यहाँ कभी काम मिलता है, कभी नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कभी बिल नहीं जमा हो पाता समय पे, कनेक्शन तुरंत कट जाता है, गर्मी में परेशान होते हैं। दानी भाई, यही तो तुम्हारी सोच बहुत लिमिटेड है। तुम और मजबूती सोचो, त्याग करना होगा। अरे रवीश भाई, चलो हम त्याग भी कर लेते हैं, और इससे हमारे देश में अगर लोगों नई कंपनियां खुलती, उनमें रोज़गार होता तो वो भी ठीक था कि चलो भाई, बेरोज़गार जनता देश में दूसरी बेरोज़गार जनता को किसी तरह से रोज़गार दे रही है। पर यहाँ तो विदेशों में कंपनियां खुल रही हैं जिनका कोई प्रोडक्शन में लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी छोट छोटी है दानी भाई, तुम राष्ट्रवाद में ही रह गए। अरे तुम अंतर्राष्ट्रीयवाद बनो, अंतर्राष्ट्रीयवाद में रहो, इंटरनेशनलिज्म, स्टेट्समैनशिप में। हाँ, कितना अच्छा होगा कि बेरोजगार दानी ने विश्व लेवल पर रोजगार ही नहीं बल्कि कंपनियां खोल दी, मदद की। और रवीश भाई, मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ, बिजली, पानी, खाना पीना, अनाज, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं। अगर ये कंपनी डायरेक्ट नहीं खरीद सकती थी तो सरकार को ही डायरेक्ट क्या बोलते हैं, कोयला इंडोनेशिया से खरीद लेना चाहिए था। और इन एसेंशियल चीज़ों में क्या बोलते हैं, कंपनीज को इन्वॉल्व करने से क्या मिला? आम जनता पे बोझ। और कंपनियां कहाँ खुल रही हैं? विदेश में।
दानी भाई तुम सही कह रहे हो। कट कट कट। नाटक कुछ ठीक भी है, इसमें कुछ डिस्क्लेमर भी जोड़ना चाहता हूँ। नॉर्मली कोई ज़रूरी नहीं कि व्यापार में जो प्रोडक्ट जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्ट चीज़ें वहीं से खरीद ली जाएं। अक्सर हम अपने व्यापार में देखते हैं कि एक ही सौदा जो होता है उसको बीच में कई लोग मिडिलमैन खरीदते हैं और उनको रोज़गार भी मिलता है, तो इससे भी सिस्टम चलता है। हाँ, लेकिन जो नाटक में जहाँ तक बात है कि एसेंशियल चीज़ों में अगर इस तरह की चीज़ें चलेंगी, इंटरमीडिएट कंपनीज इस तरह की जिनका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है और 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये या उससे अधिक में वास्तव में भी फाइनली कंज्यूमर को आएंगी, जो एसेंशियल चीज़ है। बिजली भी एसेंशियल चीज़ ही है जिसके बिना ज़िंदगी रुक सी जाती है ये, और शहरों में तो बिना बिजली के रहना जीना संभव ही नहीं है। ये तो मैं कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ से जोड़ के देखता हूँ। तो इन स्थितियों में यहाँ पर जो बिना मतलब के जो बिचौलिए लोग हैं इनको दूर भी होना चाहिए। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जैसे कभी कभी जैसे देखते हैं कि कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ डायरेक्ट किसान या फल या सेब डायरेक्ट खरीदना चाहती हैं ताकि कंज्यूमर को सस्ता मिले, डायरेक्ट अप्रोच करना चाहती हैं, ऐसे लाज बनाना चाहती हैं, ऐसे चेंज होना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ यही बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों इतनी ज़्यादा, और अन्य कंपनियों का जैसा कि नाटक में है कथित तौर पर कितना सही कितना गलत, अगर ये सही है तो इस पर जांच होनी चाहिए। वो ऐसे बीच की कंपनियों का क्यों सहारा लेती हैं, डायरेक्ट भी तो ले सकती थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्वयं जो बिजली बहुत दिनों से गवर्नमेंट सेक्टर में रही, अभी भी बिल जो होता है वो सरकारी विभाग में ही जाता है, काफ़ी गवर्नमेंट के हाथ में है, और ज़रूरत के समय में बाहर से भी गवर्नमेंट को कोयला खरीदने का अनुभव है। तो बिना मतलब हम क्यों नहीं हम डायरेक्ट, मान लीजिए इंडोनेशिया ही है, दूसरे कंट्री से डायरेक्ट क्यों नहीं खरीदते हैं, किसे फ़ायदा हो रहा है, क्यों फ़ायदा हो रहा है। और जो बीच की कंपनियां हैं क्या वास्तव में वो इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, या जैसा रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदार कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो बिजली बना रही है या जो डायरेक्ट सप्लाई कर रही है वो उसी का फ्रंट है या उन्हीं के मेन पार्टनर्स हैं। तो ये चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें ये हर तरह की कोयले के संबंध में जो रिपोर्ट आ रही है और इन्हीं एसेंशियल चीज़ों में अगर इस तरह की ट्रेडिंग जनरलाइज्ड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी छोटी जो हर चीज़ एसेंशियल चीज़ें सभी भारत के लोग यूज करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पैसा जो है वो अल्टीमेटली देश से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, बिना किसी जो बीच की मध्यस्थ कंपनी है उनके बिना किसी जेन्युइन वैल्यू एडिशन के। नॉर्मल व्यापार में नॉन एसेंशियल चीज़ों में इस तरह के कई इंटरमीडियरी हो सकते हैं, वो कई अपना उसमें कई लोगों को रोज़गार भी हो सकता है अगर इंटरनल दायरे में हम देखते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो बहुत सी ऐसी कंपनीज आ जाती है नॉन एसेंशियल चीज़ें में जो डायरेक्ट चीज़ें देना कंज्यूमर के लिए रास्ता खोलती है। तो ऑटोमेटिकली जो बीच वाली कंपनियां होती हैं जिनका वैल्यू एडिशन में कोई रोल नहीं होता है तो मार्केट उनको सेल्फ करेक्ट कर लेता है। पर जहाँ पर बिडिंग है, जहाँ पर लाइसेंस है कि ये प्लांट यही चलाएंगे, इनको ही टेंडर मिला है, ये सब चीज़ है, अगर और एसेंशियल चीज़ से रिलेटेड चीज़ है कि सभी लोग उस प्रोडक्ट को लेंगे ही, दूसरा ऑप्शन कंज्यूमर के पास है नहीं। अगर बिल ज़्यादा है तो कोई हम दूसरी क्या बोलते हैं प्लांट से हम बिल ले नहीं सकते हैं। तो इन स्थितियों में रेगुलेटर्स को बहुत केयरफुली इन चीज़ों को देखना चाहिए और रेगुलेटर्स को यहाँ पर इंक्वायरी बैठाकर इसकी जांच बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि होलसेल मंडी में, फलों की मंडी में, सब्जियों की मंडी में रेट बहुत कम है या फार्मर को बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फुटकर मंडी में बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है तो वहाँ पर तुरंत अखबारों में छपता है, पेपरों में छपता है कि ज़बरदस्ती खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी क्या बोलते हैं दाम खूब बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ छापे की भी खबर आती है। ये सब भी कभी दिल्ली की जो आज़ाद मंडी है वहाँ पे भी हम देखते हैं। तो जो नियम छोटे दुकानदार या बीच के होलसेलर है, नॉर्मल व्यापारी जो देश में है, उन पे सख्ती से लागू होता है। तो यहाँ ये नियम बड़ी कंपनियों पे इस तरह का रेगुलेशन क्यों नहीं हो रहा। अल्टीमेटली ये देखना चाहिए कि जो जिस चीज़ का आयात है वो आयात वाली चीज़ जो फाइनली जो हमको मिल रही है
हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिससे फॉरेन रिजर्व हमारा खर्च हो रहा है, उस पर भी प्रेशर पड़ता है, वो वास्तव में कितने गुना पे मिल रही है। खासकर वो चीज़ अगर हमारे एसेंशियल रिलेटेड कमोडिटीज से रिलेटेड है। ये एक सीरियस इशू है और कहीं ना कहीं अनड्यू बेनिफिट्स, पैसे का ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग देश से बाहर है। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ अगर ये चीज़ें सही हैं, अगर नहीं है ये प्रोपेगेंडा है, ये सब चीज़ है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सेबी हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, जो भी जिम्मेदार अधिकारी उस प्रोपेगेंडा को बस्ट करना चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो उनको करनी चाहिए। उम्मीद है ये एपिसोड, ये नाटक आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।